हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम इंग्लिश के जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल लेटेस्ट जो हैं 2026 5 एंड 4 के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे कोर्सेज ऐप पर बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर जाकर आपको ये सारे कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी कॉस्ट पर ये वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर प्रोसीड करते हैं। इन विच सेंटेंस इज द डिटरमिनर रॉन्गली यूज्ड? तो किस सेंटेंस में गलत यूज किया गया है डिटरमिनर को? तो यहाँ पे सबसे पहले इन चारों सेंटेंसेस में हम देखेंगे डिटरमिनर है कौन कौन से हैं। एक तो ईच है फर्स्ट में, सेकंड में क्या है, सम है, थर्ड में नॉट मच स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन स्केड्यूल, तो यहाँ पर क्या है, मच। और डी में दो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर है दोज। अब हमने देखना है इन चारों सेंटेंसेस में हमने देख लिया कि डिटरमिनर है कौन कौन से हैं। अब हमने देखना है कि हाँ, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर डिटरमिनर का जो यूज़ है वो रॉन्गली यूज़ किया गया है, गलत तरीके से। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। डिस्पाइट चेकिंग ईच रिकॉर्ड केयरफुली द ऑडिटर कुड नॉट डिटेक्ट द फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी। तो ईच जो है, ईच हमें पता है किसके लिए यूज होता है, इंडिविजुअल चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ईच हमें पता है किसके लिए यूज होता है, इंडिविजुअल आइटम्स के लिए। ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, ईच रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड सिंगुलर है, तो ईच भी सिंगुलर के साथ आता है, यूज होता है। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट है, ए ठीक है। फॉर्चुनेटली शी हैज़ सम रिलेटिव्स हु आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट हर इन टाइम्स ऑफ नीड, तो यहाँ पर सम जो है वो है डिटरमिनर। अब सम रिलेटिव्स, तो यहाँ पर इसका सम का जो यूज़ है वो ठीक है। क्यों है, क्योंकि सम जो है ये एक अनस्पेसिफाइड नंबर बता रहा है। ठीक है, प्लूरल बता रहा है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी सही है। नॉट मच स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन स्केड्यूल। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, एक तो फ्यू और लिटिल का यूज़ होता है। फ्यू कहाँ यूज़ होता है, लिटिल कहाँ यूज़ होता है, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेके एसएसबी में। और एक रहता है आपका रूल डिटरमिनर, और ये किसके साथ यूज़ हो रहा है। पहला जो है वो है मच, दूसरा है मैनी। ठीक है, मच किसके साथ यूज होता है, किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल है वाटर, मनी। ठीक है, और मैनी जो है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बुक्स। ठीक है, ये काउंटेबल है, इसको गिनती में हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने बात की, यहाँ पर जो रूल है वो क्या कहता है कि जो मच है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो यहाँ तो मच इन्होंने काउंटेबल के साथ यूज़ कर लिया। स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है ना, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन में आता है। तो यहाँ पर ये गलत तरीके से यूज़ किया गया है मच डिटरमाइनर को। तो यहाँ पे जो सी है वो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमें पूछा था कि रॉन्गली यूज्ड कौन सा है। लास्ट वन इज दो स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो जो दोज होता है ना वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है स्पेसिफाई करने के लिए लोगों को या चीज़ों को, पीपल और थिंग्स।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, given below are four scattered segments of sentence, indicate the correct sequence that correctly assemble the segments and complete the sentence। तो ये जो है ये बेसिकली है सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले ढूंढो नाउन फ्रेज। ठीक है, सबसे पहले क्या ढूंढना है? नाउन फ्रेज। सेकेंडली देखो वर्ब फ्रेज, आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हो, उसमें बताया गया है। ठीक है, देन प्रीपोजिशन, देन उसके बाद अगर कोई इनकम्प्लीट फ्रेज है जो रह गया है, ठीक है, उसको पेयर कर दो प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखो जो है यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा, ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, यहाँ पर ये नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो आप ऑप्शंस में देखो, पी से पी जो है स्टार्टिंग में कहाँ दी है? ए में दिया है, तो ए ही आंसर है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली लग गया, तो आप मूव ऑन कर जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं यहाँ पर। बट अभी फिलहाल के लिए हम आगे के भी देखेंगे ऑप्शंस, बट एग्जाम में अगर आपको पी ऑप्शन दिखता है उसको मार्क करके आप प्रोसीड कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर यहाँ पे इसमें भी पी होता तो हम दो ऑप्शंस को कंसिडरेशन में लेते और चेक करते आंसर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका आएगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? कैन ओनली बी अचीव थ्रू, कैन आ गया ना वर्ब फ्रेज, ये आ गया वर्ब फ्रेज, कैन ओनली बी अचीव थ्रू, तो यहाँ पर आएगा पी आर क्यू एस। क्यू क्या है? कैन ओनली बी अचीव थ्रू, तो क्यू में आएगा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एमंग। एमंग आ गया ना आपका, प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन के साथ आगे क्या फॉलो होगा? इनकम्प्लीट फ्रेज फॉलो होगा, तो इनकम्प्लीट रह गया एस लास्ट वाला, ये यहाँ पर फॉलो होगा इसके साथ। एमंग आपका प्रेपोजिशन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ओनली बी अचीव थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एमंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम में आया है जो अभी हेल्ड हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? कौन सा ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक है? यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, उस हिसाब से आंसर देना है। नीदर ऑफ द प्रपोजल्स सबमिटेड बाय द कमिटी मेंबर्स वर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। नीदर जो है ना, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, इसलिए वर्ब भी जो है वो सिंगुलर यूज होगा यहाँ पे, ना कि वर नहीं आएगा नीदर के साथ। नीदर ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड बाय द कमिटी मेंबर्स वर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये वाला जो है ना, ये जो रूल है ये लास्ट रूल में आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और ये वाला जो है ना, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, ये वाला जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है ना, ये मैक्सिमम टाइम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही रूल पूछा जाता है बार बार रिपीटेडली। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नीदर ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि जो ये आपका जो है ना, ठीक है, ये आएगा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर ही यूज होगा, वॉज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, तो ये यहाँ पे गलत है। तो सही कौन सा होगा? हार्डली हैड द मीटिंग बिगन व्हेन द पावर कट डिसरप्टेड द प्रोसीडिंग्स, तो ये यहाँ पर सही है ऑप्शन। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच जो है ना वो इंडिविजुअलिटी को शो करता है, मतलब सिंगल चीज़ इंडिविजुअल, तो यहाँ इंडिविजुअल के लिए हैव तो आता ही नहीं है, यहाँ हैज़ आएगा, तो ये भी गलत है। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंडिकेटेड दैट द रिजल्ट्स आर इनकन्क्लूसिव, तो यहाँ डेटा की बात हो रही है ना, तो यहाँ आर थोड़ी ना आएगा, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? बी। करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। On hearing the news over the radio that India won the football match, I jumped with joy. Select the option, underline part of the sentence में हमने देखना है यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो चल रही है।
यहाँ पर पहली बात कि कोई इम्प्रूवमेंट है ही नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में पास्ट में बात हो रही है और आगे भी सिंपल पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा है। एक्शन ऑफ हेयरिंग जो न्यूज़ है वो भी पास्ट में ही चल रहा है, और जब भी दो एक्शंस जो हैं वो पास्ट में हो, कोई क्लियर सीक्वेंस नहीं हो बिफोर आफ्टर का, अगर यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ना, इसमें भी ये वाला रूल बहुत ज़्यादा आता है। सिंपल पास्ट में पहला सेंटेंस है तो आगे वाला भी सिंपल पास्ट में ही रहता है सेंटेंस। अगर यहाँ पर बीच में कहीं सेंटेंस के बिफोर या आफ्टर लगा होता ना, तो अगर पहले सिंपल पास्ट था तो बाद में क्या हो जाता, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, वो कब होता, अगर सेंटेंस के बीच में कहीं बिफोर आफ्टर का वर्णन होता, मेंशन होता, ठीक है, एम्फेसाइज किया गया होता। तो यहाँ पे तो बिफोर आफ्टर ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा। बट अगर बिफोर आफ्टर कुछ हमें सेंटेंस में दिखता तो स्टार्टिंग का अगर सिंपल पास्ट है तो बाद का पास्ट परफेक्ट फॉलो अप होता। और पैसिव में भी क्या होता है, सिंपल पास्ट का आगे पास्ट परफेक्ट पैसिव में चला जाता है। तो यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ओवर द रेडियो दैट इंडिया वॉन सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट। आई जम्प्ड विद जॉय सिंपल पास्ट, जम्प भी सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। डी इसका आंसर है। विच प्रोनाउन करेक्टली रेफर्स टू लोकल स्टेक होल्डर्स। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए। हु, दे, दोस, दीज, तो यहाँ पर क्या आएगा, लोकल स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक प्लूरल नाउन है ना, लोकल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसीलिए हमें प्लूरल प्रोनाउन चाहिए जो उसको रिप्लेस करे। तो यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन दे है, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हु क्यों नहीं है, क्योंकि हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दोस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये तो होंगे ही नहीं ना। डे यहाँ पे आंसर है, क्योंकि ये प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल जो है नाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन ही चलेगा इसके साथ। Read the sentences and underline the subordinate clause. Although I was not up for a movie, I watched Avatar in hall number 5 with my friend. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट। फर्स्टली जो है ये होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सेकेंडली इट कैनॉट स्टैंड अलोन एंड स्टार्ट विद वर्ड्स लाइक, यहाँ पर कैसे कैसे वर्ड्स, अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑल्दो दिख जाए, अगर आपको किसी सेंटेंस में बिकॉज दिख जाए, इफ दिख जाए, व्हेन दिख जाए, तो ऐसे जो ये वर्ड्स हैं जिस सेंटेंस में आते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं मेन क्लॉज पे, ठीक है। ऑल्दो से सेंटेंस तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता ना, मतलब इसके स्टार्टिंग में कोई ना कोई सेंटेंस होगा जिस पे ये डिपेंड करता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये डिपेंड करते हैं, ये खुद में डिपेंडेंट, मतलब खुद एक इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये डिपेंड करते हैं मेन क्लॉज पे। एक तो डिपेंडेंट है, ठीक है, मेन क्लॉज चाहिए इनको। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीसरी चीज़ होती है कि इसमें ये वाले वर्ड्स होते हैं, ऑल्दो हो गया, बिकॉज हो गया, ठीक है, इफ हो गया, व्हेन हो गया। अगर आपको और पता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑल्दो देखो ना यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पर आई सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव नोबडी डैश आई कैन कन्फाइड इन। तो कन्फाइड इन जो है ना, कन्फाइड वर्ब है और इन क्या है, प्रेपोजिशन है जिस पर एक्शन, अब देखो कन्फाइड इन ये एक एक्शन है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, तो इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा ना। तो whom जो है ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, whom, ठीक है। ये किस पे ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होती है, यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड प्रेपोजिशन। यहाँ इन प्रेपोजिशन है और उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट की नीड है उसको। हु एवर, तो यहाँ पर हु फिट ही नहीं होता है,
ठीक है। हुज जो है, हुज बताता है का, के, की, मतलब पोजेशन के बारे में बताता है, तो ये भी फिट नहीं होता है यहाँ पे। और दैट जो है, दैट कुछ हद तक फिट हो सकता है बट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये किस चीज़ के लिए होता है, ये इनफॉर्मल चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो दैट आ सकता था बट नहीं हम लेंगे क्योंकि इतना भी एक्यूरेट नहीं है। होम जो है वो परफेक्टली यहाँ पर फिट बैठता है ब्लैंक में। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है और ये यूज होती है आफ्टर वर्ब एंड प्रेपोजिशन। तो इसका ऑब्जेक्ट है किसका? कन्फाइंड इन। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है इसका सही आंसर है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। क्या है ये वर्ड? ट्रेड्यूस। ठीक है, ट्रेड्यूस का सिनोनिम, सिनोनिम हो गया सिमिलर मीनिंग। ठीक है, एस से सिनोनिम, एस से सिमिलर मीनिंग, सिमिलर। अब हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड्यूस होता क्या है। ट्रेड्यूस होता है किसी के बारे में गलत बोलना, स्पीक बैडली अबाउट, किसी के बारे में गलत कहना। ठीक है, दैट इज ट्रेड्यूस। या किसी को मिस रिप्रेजेंट करना भी ट्रेड्यूस होता है, मतलब किसी को गलत बताना। इसका सेम क्या होगा? बैटरे, बिल्ड, प्रेशर या स्टिफन। स्टिफन क्या होता है? रिजिड, टेंस। ठीक है, स्टिफन होता है रिजिड, टेंस, ऐसे प्रेशर में रहना। ठीक है, प्रेशर तो हमें पता ही है। बिल्ड हो गया किसी चीज़ को बनाना। तो बेट्रे क्या होता है? हार्म करना किसी के ट्रस्ट को। बेट्रे इज टू हार्म समवंस तो इसके साथ जो है सिमिलर मीनिंग जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेट्रे। स्टीफन होता है रिजिड, टेंस हो जाना। अब मुझे बताओ कि इसके आप सिनोनिम कोई और भी बता सकते हो हमें? ट्रेड्यूस के सिनोनिम और क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, एक हो सकता है डीफेम करना, किसी को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डीफेम कर रहे हो। ठीक है, देन स्लैंडर भी होता है, देन मेलिन भी होता है। ठीक है, मेलिन भी होता है क्या? किसी को मतलब गलत बताना, किसी के बारे में गलत, उसके जो मतलब छवि है उसको गलत तरीके से पेश करना। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डायलमा। तो एंटोनियम ओ आ रहा है ना, तो यानी अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? उसके लिए हमें मीनिंग पता होना चाहिए। डायलमा क्या होता है? डायलमा का मीनिंग क्या है? मतलब डायलमा हो गया कंफ्यूजन, पता नहीं चलना किसी बात का। कॉन्डरी जो है, कॉन्डरी का मतलब भी कंफ्यूजन होता है। परप्लेक्सिटी का मतलब भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, परप्लेक्सिटी भी कंफ्यूजन होता है। एग्रीमेंट हमें पता है, हम कहते हैं ना हम कभी लैंड परचेज करते हैं तो हमने एग्रीमेंट बना लिया उसका। एग्रीमेंट मतलब एक क्लैरिटी आ गई है हमें। ठीक है, एग्रीमेंट बना लिया हमने कि अब हमारा नो कन्फ्लिक्ट रहेगा इस एग्रीमेंट के तहत, यानी कि एक डिसीजन आपका बन गया है, डिसीजन मेड, दैट इज एग्रीमेंट। और यहाँ पर प्रेडिकामेंट क्या होता है? किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, प्रेडिकामेंट। जैसे कोई बिल्ली है वो पेड़ पर चढ़ गई है और उसको नीचे आना है, तो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना कि वो नीचे कैसे उतरेगी, दैट इज प्रेडिकामेंट। यहाँ पर इसका जो सही आंसर बैठता है ना, इन्होंने पूछा है उल्टा। तो यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पर क्वांडरी, परप्लेक्सिटी और प्रेडिकामेंट, इनका सिमिलर मीनिंग है, ये सिनोनिम है डायलेमा के। बट एग्रीमेंट जो है ना, देखो यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, कन्फ्लिक्ट हट रहा है, डिसीजन बन रहा है, कन्फ्यूजन जा रही है, तो ये इसका अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। कश्मीर इज़ माई फेवरेट हॉलीडे इन इंडिया। यहाँ पर कुछ ना ब्लैंक्स हैं। ठीक है, इस जो ये है यहाँ पर ना स्लाइट मिस्टेक्स है। कश्मीर इज़ माई फेवरेट हॉलीडे डैश इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आप कर लेना आई हैड गॉन विद माई फैमिली लास्ट समर। गुलमर्ग इज़ अ के बाद डैश है,
टू द आइज विद द स्प्रेड ऑफ फ्लावर अगेंस्ट स्नो कैप माउंटेन एज। तो यहाँ पर कश्मीर इज़ माई फेवरेट हॉलीडे क्या होता है, प्लेस तो नहीं होता है, स्पॉट भी नहीं होता है, डेस्टिनेशन होता है। तो यानी कि बी और सी तो गलत है, ए और डी को हम कंसिड्रेशन में लेंगे। तो क्या है, कश्मीर हॉलीडे के साथ ब्लैंक में क्या आएगा, डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आ गया। आई हैड गॉन विद माई फैमिली लास्ट समर, गुलमर्ग इज अ डैश। तो क्या होगा, ट्रीट होगा, साइट होगा। तो ट्रीट होता है, ट्रीट टू दी आइस, मतलब ब्यूटीफुल है, सेरेनिटी है। ठीक है, विद द स्प्रेड ऑफ फ्लावर अगेंस्ट स्नो कैप माउंटेन एज बैकग्राउंड। ठीक है, एज डैश, एज पेंटिंग नहीं, एज बैकग्राउंड। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्प्रेड ऑफ यहाँ पर वाइब्रेंट भी आएगा, किसके साथ आएगा वाइब्रेंट, स्प्रेड ऑफ वाइब्रेंट फ्लावर्स, स्प्रेड ऑफ वाइब्रेंट। अब देखो कहाँ कहाँ फिट हुआ ब्लैंक, हॉलीडे के साथ आया, हॉलीडे डैश इन इंडिया, हॉलीडे डेस्टिनेशन इन इंडिया। आई हैड गॉन विद माई फैमिली लास्ट समर, गुलमर्ग इज अ डैश टू द आइज, तो इज अ ट्रीट टू द आइज विद द स्प्रेड ऑफ डैश फ्लावर्स, वाइब्रेंट फ्लावर अगेंस्ट स्नो कैप माउंटेन एज बैकग्राउंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। Find the word that is the antonym of the underlined word. His living style and conduct showed him opulent. तो opulent का मतलब क्या होता है, opulent होता है बहुत ज़्यादा अमीर, very rich, या जो luxurious life जीता है। ठीक है, luxurious life जीता है जो, that is opulent। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने देखना है इसका अपोजिट, अपोजिट ड्रूपिंग होता है वीक, ड्रूपिंग होता है वीक पड़ना, टायर्ड, लाइफलेस, हैंगिंग डाउन लूजली, ये सारे क्या है। ठीक है, ड्रूपिंग से ना ऐसे भी आप याद रख सकते हो, डाउनवर्ड, वीक, टायर्ड, लाइफलेस, ये सारे ड्रूपिंग है। वेल्दी हो गया रिच, पुअर हो गया गरीब। समटस क्या होता है, समटस का मतलब भी सेम होता है, बहुत ज़्यादा अमीर जो बहुत रॉयल लाइफ जीता है। तो इस हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनियम, हमें चाहिए उल्टा, तो डी इज द राइट आंसर, पुअर। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अगस्त। तो अगस्त एज एडजेक्टिव क्या मतलब होता है, डिग्निफाइड। ठीक है, पेटी हो गया बहुत ही स्मॉल माइंडेड, कॉमन हमें पता है जो कॉमन, और रेडिक्यूलस हो गया सिली, बेवकूफ़। तो यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, और एज एडजेक्टिव इसके और भी मीनिंग होते हैं। इसका मीनिंग होता है नोबल, इसका मीनिंग होता है मैजेस्टिक। अगर आपको यहाँ ऑप्शन में मैजेस्टिक दिखता तो वो भी आंसर हो सकता था, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड। ठीक है, एज एडजेक्टिव इसके ये सारे बनते हैं मीनिंग। Her relative threw cold water on her dream of becoming an actress. Identify the right meaning of the underlined idiom. ये idiom है cold on water. Cold water on, ठीक है, cold water on का क्या मतलब है आप, और यहाँ पर ना एक जो पीछे है ना, आप इसको अगस्त को ना एक थोड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हो। अगर ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो रखो ए प्लस गेस्ट, तो गेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ठीक है, तो वहां से आप इसको याद रख सकते हो कि एज एडजेक्टिव इसका ये वाला यूज है कि डिग्निफाइड, नोबल, मैजेस्टिक, हम ये भी कहते हैं इसको। तो कोल्ड वाटर ऑन हो गया किसी को डिस्करेज करना, टू डिस्करेज समवन और रिड्यूस देयर एंथुसियाज्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इडियम सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वन टू कंप्लीट द सेंटेंस, लेट्स सेटल द बिल फॉर द डैमेज। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सेटल द बिल फॉर द डैमेज। तो क्या मतलब होता है आपको पता है, स्पीक एंड स्पैन एक सेपरेट भी आया था पेपर में। इसमें यहाँ पर हमें जो है, हमारा जो राइट आंसर है दैट इज बी, फेयर एंड स्केयर। लाउड एंड क्लियर का मतलब तो हुआ, लाउड एंड क्लियर का मतलब हुआ क्लियरली।
फेयर एंड स्केयर क्या हुआ? ऑनेस्टली एंड फेयरली। फेयर हो गया ना ऑनेस्ट, ऑनेस्टली एंड फेयरली। स्पिक एंड स्पैन क्या होता है? स्पिक एंड स्पैन होता है बहुत ज़्यादा साफ तरीके से, वेरी क्लीन। और स्वीकी क्लीन क्या होता है? स्वीकी क्लीन होता है कंप्लीटली क्लीन, या फिर जिसको इसका मतलब होता है कंप्लीटली क्लीन या इनोसेंट। ठीक है, नेक्स्ट, I do not think you know the case well enough to have opinions. Having said that, I agree with your other point. What does the phrase having said that mean in the given context या text? क्या मतलब है having said that का? इसके बावजूद, इसके बावजूद मतलब, तो क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका ऑप्शन नंबर बी, डिस्पाइट व्हाट आई हैव सेड, इसका ये मतलब है, मतलब इसके बावजूद, मतलब और क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डिस्पाइट व्हाट आई हैव सेड। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एरर। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पर ये क्लेफ्ट सेंटेंस है। क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है? इस पे काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं क्लेफ्ट सेंटेंस पे। क्लेफ्ट सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ होता, सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ होती है। सब्जेक्ट फॉर्म हो गई ही, शी, दे, इस फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, ही की जगह हिम नहीं आएगा, हिम की जगह आएगा ही। तो यहाँ पर एरर जो है वो लाई कर रहा है ए पार्ट में, इट वॉज हिम, ये एरर है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, तो इसका एरर बनता है ऐसे, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिट बैठता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्जुमेशन। कॉन्जुमेशन जो है, कॉन्जुमेशन आप इसको कंज्यूम से याद रखो। कंज्यूम मतलब कंप्लीटली हमने कर लिया, किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अल्टीमेट कंप्लीशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस क्या होता है? माफ़ी देना। ठीक है, डिवोरिंग क्या होता है? खा जाना किसी चीज़ को। फेलियर तो हमें पता है, फेल हो जाना। तो अल्टीमेट कंप्लीशन हो गया फुलफिलमेंट, कंप्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसोल्यूट। यहाँ पे हमें डिसोल्यूट का उल्टा देखना है, अपोजिट। तो डिसोल्यूट का मीनिंग तो देख लो पहले। डिसोल्यूट क्या होता है? इमोरल, या फिर होता है लैकिंग सेल्फ कंट्रोल ना हो, जिसमें लैकिंग सेल्फ कंट्रोल। तो लैकिंग सेल्फ कंट्रोल का उल्टा क्या होगा? जिसमें कंट्रोल होगा। ठीक है, जिसमें मॉरल्स होंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंट तो पता है आपको, रिपल्सिव हो गया जाने वाला, अगेंस्ट, ऑनेस्ट हो गया ईमानदार। तो डिसोल्यूट लैकिंग सेल्फ कंट्रोल, जिसमें मॉरल्स नहीं है, इमोरल है, तो इमोरल का उल्टा हो गया मॉरल। ठीक है, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम? विल ओ द विस्प, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका मीनिंग क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। एक फॉल्स होप कह सकते हैं, और इल्यूजन दैट लीड्स यू एस्ट्रे। ठीक है, एस्ट्रे का मतलब क्या होता है? भटकना। एस्ट्रे का मतलब होता है भटकना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आंसर सी। एन illusory pursuit that is captivating but ultimately unattainable often lead one astray। ठीक है, एक false hope या illusion कह लो आप। Which sentence expresses the correct meaning of the given idiom days of reckoning? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। यहाँ पर इसका जो है मीनिंग है, अ टाइम व्हेन वन हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्शंस। जजमेंट और अकाउंटेबिलिटी टाइम जब आता है ना इंसान का, मतलब एक जजमेंट टाइम आता है जब, तो उसके जितने भी पास्ट डीड्स होती हैं उसका उसको क्या मिलता है? परिणाम मिलता है। तो अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं हम, अकाउंटेबिलिटी टाइम आ गया। ठीक है, पास्ट एक्शंस का अब उसको भुगतान करना पड़ रहा है, तो बी। A judgment period when past actions and decisions inevitable consequences। ठीक है, ये जो है आपको
क्या करना पड़े, अपने सारे जो पास्ट एक्शंस हैं उनका क्या हो, उनका फाइनल हो कि क्या क्या आपने किया है, अब उसका क्या क्या होगा। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका क्या मतलब है, अ प्राइवेट एंड टू सर्व, अपना काम निकालना, ठीक है। प्राइवेट एंड टू सर्व, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आज, ठीक है, 20 जो है MCQs हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 MCQs करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।